प्यारे बच्चों, अब हम लोग गुप्त काल के अवनत काल का चर्चा करते हैं, जिसमें स्कंदगुप्त के निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारियों की चर्चा करेंगे। कई हुए हैं। यह समय 467 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी के बीच में हुआ है। हम लोग क्रमशः चर्चा कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह से है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो जाती है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों का क्रम निर्धारित करना एक कठिन समस्या है। उसके बाद गुप्त वंश में शासन करने वाले राजाओं का क्रम हम संभावित रूप से इस प्रकार क्रमशः रख सकते हैं। सबसे पहले पुरुगुप्त की बात करते हैं, जो 467 से लेकर के 476 ईस्वी के बीच में शासन करता है। यह कुमारगुप्त प्रथम का ही पुत्र तथा स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। संभवतः स्कंदगुप्त संतानहीन मरा और उसके बाद सत्ता पुरुगुप्त के हाथों में आ गई। भीतरी मुद्रा लेख में उसकी माता का नाम महादेवी अनंत देवी और पत्नी का नाम चंद्रदेवी मिलता है। चूंकि वह वृद्धावस्था में राजा हुआ, अतः उसका शासन बहुत ही छोटा रहा, अल्पकालीन रहा। उसके समय में गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो जाती है। परमार्थकृत वसुबंध जीवन वृत्त के अनुसार पुरुगुप्त बौद्ध मतानुयायी था। इसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय आता है। पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी होता है। सारनाथ से गुप्त संवत 154 अर्थात 473 ईस्वी का उल्लेख प्राप्त होता है, जो बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। यह निश्चित रूप से पता नहीं चलता कि वह स्कंदगुप्त का पुत्र था अथवा पुरुगुप्त का। सारनाथ अभिलेख में उसे भूमि रक्षत कुमार गुप्तेह उत्कीर्ण मिलता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कुमारगुप्त को महाराजा भी नहीं कहा गया है। ऐसा लगता है कि वह स्वतंत्र शासक न होकर पुरुगुप्त का गुप्ता था, जो सारनाथ में उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। इसके बाद हम लोग बुद्धगुप्त की चर्चा करते हैं। कुमारगुप्त द्वितीय के अनंतर बुद्धगुप्त शासक होता है। प्रारंभ में विद्वानों का विचार यह था कि वह कुमारगुप्त का पुत्र था, क्योंकि हुएनसांग उसके पिता का नाम सक्रादित्य बताता है। किंतु नालंदा से उसकी मुहर प्राप्त हो जाने के पश्चात यह सिद्ध हो गया कि वह पुरुगुप्त का पुत्र था। उसकी माता का नाम चंद्रदेवी था। गुप्त संवत 157 अर्थात 477 ईस्वी का उसका सारनाथ का एक लेख मिला है। यह उसके शासन काल की प्रथम ज्ञात तिथि है। इससे अनुमान किया जाता है कि उसने 477 ईस्वी में अपना शासन प्रारंभ किया था। दामोदर पुत्र ताम्रपत्र उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज कहता है। इसके अतिरिक्त उसकी कुछ रजत मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, जिन पर उसके शासन काल की अंतिम तिथि गुप्त संवत 175 अर्थात 495 ईस्वी उत्कीर्ण मिलता है। ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धगुप्त ने 477 से लेकर के और 495 ईस्वी तक शासन किया था। स्कंदगुप्त के उद्धारकारियों में बुद्धगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने एक विस्तृत प्रदेश पर शासन किया। स्वर्ण मुद्राओं पर उसकी उपाधि श्री विक्रम मिलती है। उसके अभिलेखों से उसके कुछ प्रांतीय पदाधिकारियों की सूचना प्राप्त होती है। एरण अभिलेख से पता चलता है कि पूर्वी मालवा में मातृविष्णु उसका सामंत था, और इसी लेख के अनुसार सुरश्मिचंद्र अंतर्वेदी अर्थात गंगा यमुना के दोआब का शासक था। दामोदर पुत्र ताम्रपत्र के अनुसार ब्रह्मदत्त पुंड्रवर्धन भुक्ति का शासक था। बुद्धगुप्त के अभिलेख तथा सिक्कों के प्रसार से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने मालवा से बंगाल तक के क्षेत्र पर शासन किया था, उसके भूभाग पर शासन किया था। बल्लभी के मैत्रक नरेश भी उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। मैत्रक नरेश द्रोण सिंह का एक 502 ईस्वी का लेख मिला है, जिसमें वह अपने को परम भट्टारक महाराजा धीराज बुद्धगुप्त का तत्पादानुध्यात बताता है। उसकी रजत मुद्राओं पर विजित वनिपति श्री बुद्धगुप्त देवी या दिवम जयति अथवा राजा बुद्धगुप्त पृथ्वी को जीतने
के बाद स्वर्ग को जीतता है, ऐसा मुद्रा लेख पर उत्कीर्ण मिलता है। यही लेख कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त की मुद्राओं पर भी मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद बुद्धगुप्त के समय में साम्राज्य ने अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लिया था। बुद्धगुप्त बौद्ध मतानुयायी था, जैसा कि चीनी यात्री हुएनसांग के विवरण से भी प्राप्त होता है। उसने नालंदा महाविहार को धन प्रदान किया था दान में। वह अंतिम गुप्त सम्राट था जिसने हिमालय से लेकर के नर्मदा नदी तक तथा मालवा से लेकर बंगाल तक के विस्तृत भूभाग पर शासन किया था। फिर हम लोग नरसिंहगुप्त की बात करते हैं, जिसे बालादित्य भी कहा गया है। यह बुद्धगुप्त का छोटा भाई था जो उसकी मृत्यु के बाद शासक बनता है। भीतरी मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्त की माता का नाम महादेवी चंद्रदेवी मिलता है। भानुगुप्त तथा वैन्यगुप्त के साथ उसके संबंध में विषय में हमें पता नहीं है। नरसिंहगुप्त इन दोनों से अधिक शक्तिशाली था, अतः मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग में उसने अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया। उसकी सबसे बड़ी सफलता हुणों को पराजित करना था। हुण नरेश महल कुल बड़ा क्रूर एवं आततायी था। हुएनसांग के विवरण से पता चलता है कि उसने मगध के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। नरसिंहगुप्त की एक धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा प्राप्त होती है। मुद्राओं के मुख भाग पर राजा धनुष बाण लिए खड़ा है और गरुण ध्वज की आकृति है तथा जयति नरसिंहगुप्त मुद्रा लेख पर उत्कीर्ण है। उसके पृष्ठभाग पर कमलासन पर बैठी लक्ष्मी तथा बालादित्य अंकित है। नरसिंहगुप्त बौद्ध मतानुयायी था। उसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु की शिष्यता ग्रहण की थी। उसने अपने राज्य को स्तूपों तथा विहारों से सुसज्जित करवाया था। हुएनसांग परमार्थ तथा आर्य मंजूश्री मूल कल्प के लेखक ने उसके बौद्ध प्रेम का उल्लेख किया है और उसी के काल में वसुबंध का निधन भी हुआ था। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्त को परम भागवत कहा गया है। लगता है कि वह बौद्ध धर्म अंगीकार कर लेने पर भी अपने पूर्वजों के समान परम भागवत की उपाधि धारण करता था। इसके बाद हम लोग भानुगुप्त की बात करते हैं तो भानुगुप्त का एरण से एक प्रस्तर स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। यह 510 ईस्वी का है। इसमें उसे संसार में सर्वश्रेष्ठ वीर तथा महान राजा कहा गया है। यह लेख उसके मित्र गोपराज का भी उल्लेख करता है। वह हुणों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर लड़ता हुआ मार डाला गया तथा उसकी पत्नी अग्नि में जल मरी। यह उल्लेख प्राप्त होता है कि श्री भानुगुप्तो जगत प्रवीरो राजा महन पार्थ समोयति सूरः तेनाथ सार्धन्वः गोपराजो मित्रानुगंतेन किलानुयातः कृत्वा च युद्धं सुमहत् प्रकाशं स्वर्ग गतो दिव्य नरेंद्र कल्पः भक्तानुरक्ता च प्रिया च कांता भार्यावलग्नानुगनाक्तिराश्रिम। ये उल्लेख प्राप्त होता है। यह लेख युद्ध के परिणाम का उल्लेख नहीं करता। राय चौधरी का अनुमान है कि बुद्धगुप्त के बाद पूर्वी मालवा में जो हुण सत्ता स्थापित हुई उसी का अंत करने के लिए भानुगुप्त ने यह युद्ध किया था और इसमें उसको सफलता प्राप्त हुई थी। सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि भानुगुप्त स्वतंत्र शासक न होकर के गुप्तों के अधीन कोई स्थानीय शासक था, क्योंकि उसे केवल राजा कहा गया है। संभव है उसने भी हुणों के साथ युद्ध में अपने प्राण खो दिए थे। इसके बाद बच्चों फिर वैन्यगुप्त की बात आती है जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं। इसके विषय में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत गुणाइधर जो बांग्लादेश में कुमिल्ला में स्थित है उसका ताम्रपत्र है, जो गुप्त संवत 188 अर्थात 507 ईस्वी का है। नालंदा से उसकी एक मुहर प्राप्त होती है जिस पर महाराजा धीराज का विरुद्ध अंकित है। गुणाइधर ताम्रपत्र में उसके दो प्रांतीय शासकों विजयसेन एवं रुद्रदत्त के नाम मिलते हैं तथा बौद्ध विहार के लिए कुछ भूमि दान दिए जाने का वर्णन है। उसके कुछ स्वर्ण सिक्के भी प्राप्त होते हैं। फिर कुमारगुप्त तृतीय का समय आता है। नरसिंहगुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय मगध का राजा बना। भीतरी तथा नालंदा मुद्रा लेखों में उसके माता का नाम महादेवी मित्र देवी मिलता है। दामोदरपुर के
5वें ताम्रपत्र में किसी शक्तिशाली गुप्त राजा का उल्लेख मिलता है जिसकी उपाधियां परम दैवत परम भट्टारक महाराजाधिराज मिलती है। उसके नाम का केवल प्रथमाक्षर कु प्राप्त होता है। अतः इस शासक को हमें कुमार गुप्त तृतीय ही मानना चाहिए। इस लेख की तिथि गुप्त संवत 224 अर्थात 543 ईस्वी है। कुमार गुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख में विष्णुगुप्त का एक लेख मिलता है जो संभवतः उसका पुत्र था और 550 ईस्वी तक राज्य करता रहा। उसके बाद गुप्त साम्राज्य पूर्णतया छिन्न भिन्न हो जाता है। अब हम लोग गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में बात करते हैं तो 2 शताब्दियों के निरंतर उत्थान के पश्चात शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य इस वंश के अंतिम महान शासक स्कंद गुप्त के 467 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात पतन के दिशा में तेजी से उन्मुख होता है। स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारियों ने किसी न किसी रूप में 550 ईस्वी तक मगध पर अधिकार बनाए रखने में सफलता प्राप्त अवश्य की, परंतु इसके पश्चात भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण युग का दावेदार गुप्त साम्राज्य सदा के लिए विलुप्त हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी हम लोग मान सकते हैं, जिसमें क्रमशः है अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी, शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप, उच्च पदों का आनुवंशिक होना, प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार, बाह्य आक्रमण, बौद्ध धर्म का प्रभाव। गुप्त साम्राज्य के पतन का तत्कालिक कारण यह था कि स्कंद गुप्त के बाद शासन करने वाले राजाओं में योग्यता एवं कुशलता का अभाव था। समुद्रगुप्त एवं उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की आकांक्षा रखते थे, आप सबको पता है। कुमार गुप्त प्रथम भी इतना योग्य था कि उसने विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। स्कंदगुप्त एक वीर एवं पराक्रमी योद्धा था जिसने पुष्यमित्र एवं हूण जैसे भयानक शत्रुओं को परास्त किया, परंतु उसके बाद के गुप्त राजाओं में वीरता एवं कार्य कुशलता का अभाव था। गुप्त प्रशासन की अगर हम लोग बात करें तो गुप्त प्रशासन का स्वरूप संघात्मक था। साम्राज्य में अनेक सामंती इकाइयां थी। गुप्त काल में सामंतों में मौखरी, उत्तर गुप्त, परिव्राजक, सनकानिक, वर्मन, मैत्रक आदि ने उल्लेखनीय नाम है। इन वंशों के शासक महाराज की उपाधि धारण करते थे। स्थानीय राजाओं तथा गणराज्यों के स्वतंत्रता दी गई थी कि गुप्त शासक अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। केंद्रीय शक्ति के निर्बल होने पर अधीन राजाओं ने स्वतंत्रता घोषित कर दी, जिसके फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। गुप्त प्रशासन में सभी ऊंचे ऊंचे पद वंशानुगत थे। हरसेन जो एक महादंड नायक था, उसका पिता ध्रुवभूत भी इसी पद पर कार्य कर चुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय के सचिव वीरसेन के उदयगिरि गुहा लेख से पता चलता है कि वह आनुवंशिक रूप से अपने पद का उपभोग कर रहा था। करमदंडा लेख से पता चलता है कि कुमार गुप्त का एक मंत्री पृथ्वीसेन भी अपने पिता के बाद इस पद पर नियुक्त हुआ था। पुंड्रवर्धन भुक्ति में दत्त परिवार आनुवंशिक रूप से शासन कर रहा था और ऐसी व्यवस्था के फलस्वरूप कभी कभी अयोग्य व्यक्तियों की भी इन पदों पर नियुक्ति हो जाती थी। ऐसे पदाधिकारियों की सफलता पूर्णतया सम्राट पर निर्भर करती थी। ऐसे समय में जब गुप्त प्रशासन निर्बल हो जाता है, ये पदाधिकारी अवश्य ही राज्य की एकता और अस्थायित्व के लिए घातक सिद्ध हुए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुप्त युग में प्रांतीय शासकों एवं सामंतों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये लोग महाराज की उपाधि धारण करते थे। सामंतों को सेना रखने का अधिकार था। अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जनता से वे कर वसूल करते थे, जिसे अग्रहार दान की प्रथा प्रचलित कहा जाता है। आर्थिक तथा राजनैतिक दोनों ही दृष्टि से यह व्यवस्था साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। प्रांतीय पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं स्वयं राज्यपाल ही किया करता था तथा इस विषय में वह सम्राट से परामर्श नहीं करता था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को गिरनार नगर का नगरपाल नियुक्त किया था।
इस व्यवस्था में कर्मचारियों की राजभक्ति प्रांत के राज्यपाल के प्रति होते थे, न कि सम्राट के प्रति। गुप्त साम्राज्य के पतन में बाह्य आक्रमणों का विशेष हाथ रहा। ऐसे आक्रमणों में हूण का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुप्त शासकों का हूण संकट की ओर दृष्टिकोण बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं रहा। स्कंदगुप्त ने यद्यपि हूणों को परास्त किया था, फिर भी सिंधु घाटी को जीतकर उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया और उसने केवल हूण संकट को कुछ समय के लिए टाल दिया था। गुप्त साम्राज्य में हूणों की घुसपैठ शुरू हो गई थी। एरण अभिलेख से पता चलता है कि हूण नरेश तोरमाल ने 500 ईस्वी के बाद इस प्रदेश को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था और वहां धन्य विष्णु, जो गुप्तों के एरण में राज्यपाल मातृ विष्णु का भाई था, ने तोरमाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुछ विद्वानों के अनुसार हूण के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य को बहुत बड़ा धक्का लगा। प्रारंभिक गुप्त नरेश वैष्णव धर्मानुयायी थे। ये चक्रवर्ती सम्राट बनने की आकांक्षा रखते थे। समुद्रगुप्त का आदर्श धरणिबंध तथा उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का आदर्श कृष्ण विजय था, परंतु कुमार गुप्त प्रथम के समय से गुप्त परिवार पर बौद्ध धर्म की छाप पड़ने लगी। बुद्धगुप्त और नरसिंह गुप्त जैसे राजा बौद्ध धर्म के प्रभाव में डूबे रहे। वेनसांग हमें बताता है कि जिस समय हूण नरेश मिहिरकुल ने बालादित्य अर्थात नरसिंह गुप्त के ऊपर आक्रमण किया था, उसने बिना युद्ध किए ही अपना राज्य छोड़ दिया। किंतु फिर भी जब उसके सैनिकों ने हूण नरेश को पराजित करके बंदी बना लिया, तब भी नरसिंह गुप्त ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर मिहिरकुल को छोड़ दिया था। बौद्ध धर्म के प्रभाव से बौद्ध संस्थाओं एवं विहारों को अत्यधिक दान दिए जाने लगा। फलस्वरूप राजकोष रिक्त हो गया। थानेश्वर में वर्धन, कन्नौज में मौखरी, कामरूप में वर्मन तथा मालवा में औलिकर वंशी यशोवर्मन का उदय होता है। भारतवर्ष में ये अनेक नई नई शक्तियाँ उदित हुई। इसमें यशोधर्मन गुप्त साम्राज्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुए। उसने गुप्त साम्राज्य का अधिकांश भाग जीत लिया। इतिहासकार हेम राय चौधरी यशोधर्मन के पूर्वी भारत के अभियान को गुप्त साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण मानते हैं। अब गुप्त साम्राज्य का पतन प्राचीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना थी और इसके साथ ही भारत का इतिहास विभाजन एवं विकेंद्रीकरण की दिशा में उन्मुख हो जाता है। अब जब हम लोग आगे बात करेंगे तो थानेश्वर के वर्धन के बारे में, कन्नौज के मौखरी के बारे में, कामरूप के बर्बन के बारे में, मालवा के अलौकिक वंशी यशोधर्मन के बारे में। बहुत बहुत शुभकामनाएं।